हेलो हेलो। बच्चों आवाज आ रही है क्या मेरी आप सभी को? यस सर। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। जय हो। क्या हो गया बेटा? राम राम, राधे राधे, जय हो। चलिए, एकदम बढ़िया बच्चों, एकदम जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। बैठ जाइए बच्चों जल्दी से। राधे राधे। ठीक, चलिए बच्चों शुरू करते हैं कहानी। अ, कल की क्लास में बच्चों मैं थोड़ा मुझे लास्ट टॉपिक। जय श्री राम। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था बच्चों कल की क्लास में मैंने? अच्छा, कटिंग ऑफ थ्रेड पढ़ना है। हुक्स लॉ पढ़ा दिया था, कटिंग ऑफ थ्रेड पढ़ना है ना? ओके ओके। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सही कर लेते हैं बच्चे, 1 मिनट दो बस। अच्छा, किसका बर्थडे बेटा? राज, हैप्पी हैप्पी बर्थडे राज। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं हो तुमको भैया। हम्म, और जो तुम्हारा दोस्त तुमको वो बर्थडे विश करवाया भैया, उसको कुछ पार्टी दे देना। वो उसी उम्मीद से तुम्हारा बर्थडे बोला है कि तुम कुछ पार्टी वार्टी मिल जाएगी। है? हाँ आ रही है। सुबह से पार्टी करवा रहे हैं तो ज्यादा तुम्हें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पार्ले जी ले लेना, 5 रुपए का आधा आधा पैकेट बांट लेना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राहुल भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। हाँ, नीलेश का हैप्पी बर्थडे नीलेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज प्रांजल को पार्टी दे देना। प्रांजल ने अपने ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर लिया है आज, प्लीज उसको पार्टी दे देना। प्रांजल क्या खाओगे? अनिकेत हैप्पी बर्थडे। अच्छा, झूठ बोलते क्या? अरे यार, देखो तुम लोग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग यार ये मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि तुम लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि बर्थडे थोड़ा सा यार बड़ा अच्छा दिन होता है, इमोशनल दिन होता है सबके लिए। तो आप प्लीज झूठ बोल के किसी का मत सेलिब्रेट करिए। और जिनका अच्छा पार्टी चाहिए होती है इसलिए। गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, ये गलत बात है बच्चों। पार्टी चाहिए तो आप जो है उसको जबरदस्ती ले जाइए शॉप में और खाइए पीजिए, वो ठीक है। लेकिन किसी बर्थडे का वो मत करिए, क्योंकि बड़ा खास दिन होता है। खैर, नहीं नहीं, वो तो मैंने देखो, इस समय क्या रहता है, जब 11वीं 12वीं में पॉकेट मनी कितनी ही मिलती है यार, बहुत कम पॉकेट मनी मिलती है। उसमें पार्ले जी चाय यही इंतजाम हो सकता है। तो वही बर्थडे, वही सेलिब्रेशन हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे, मुझे याद है कि जब मेरा बर्थडे प्रिपरेशन वाले साल में पड़ा था तो पैसे थे नहीं। हाँ हाँ। 1 रुपए में चुटकी भी आती थी सर, खाइए। अरे चुटकी उटकी कौन है, तुम पागल हो क्या? चुटकी कौन खाता है यार? अरे आती तो थी लेकिन चुटकी 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 एक्चुअली बड़ा निषेध था यार हमारे घर में, मतलब चुटकी उटकी बहुत मारे जाए, तो चुटकी उटकी नहीं खाते थे ये सब चीजों से। लेकिन हाँ, तो हाँ चाय मिलती थी बच्चों। मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो शायद मैं 5 रुपए की चाय मिल जाती थी, काफी, आधी कप लगभग, आधी कप से ज्यादा अच्छा क्वांटिटी चाय मिल जाता था। और वो पाव, बहुत सॉफ्ट सी पाव आती थी, है ना? तो वही हम लोग, जैसे 4 दोस्त थे मेरे, तो उनको सबको एक एक वो करा दिया, वही पार्टी हो जाती थी। लेकिन तो तुम लोग भी ऐसे अपने बजट के हिसाब से ऐसे छोटी मोटी खा पी लीजिए करिए। लेकिन बहुत अच्छा दिन होता है बर्थडे बच्चों, जिनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और आज खूब अच्छा, जो आपका मन पसंद चीज हो आप बढ़िया खाइए, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करिए। चल, हाजमोला। हाँ हाजमोला, अगर बजट थोड़ा कम है तो हाजमोला भी चलेगा। वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, थोड़ा अटेंशन चाहिए होगा, फोकस चाहिए होगा। हाँ, कटिंग ऑफ थ्रेड, हेडिंग डाल चुके हैं बच्चों आप, कटिंग ऑफ थ्रेड। बोलिए बेटा, बोलिए। पुली प्लैंक नहीं समझा मैं।
पुली किस फोर्स से खींचे कि इक्विलिब्रियम में रहे? अच्छा, तो अभी इक्विलिब्रियम वाले से मैंने पढ़ाया नहीं, अभी आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा। मतलब सूडो फोर्स के बाद सूडो फोर्स होगा, सूडो फोर्स के बाद सोच रहा हूँ कंस्ट्रेंट पढ़ा दूं, कंस्ट्रेंट के बाद इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा। तो अगर आपके सवाल में कहीं इक्विलिब्रियम आ रहा है कि मतलब ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स से खींचा जाए कि सारी चीजें रेस्ट पे रहें, तो रुक जाइए, इक्विलिब्रियम मुझे पढ़ा लेने दीजिए, फिर शायद इक्विलिब्रियम के बाद आ जाए, है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम का केस है तो थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे इक्विलिब्रियम पढ़ा लेने दीजिए, और फिर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से पूछ लीजिएगा। बोलिए बेटा। बिल्कुल क्लियर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों चलिए देखिए, कटिंग ऑफ थ्रेड पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम कराता हूं बच्चों, कटिंग ऑफ थ्रेड से रिलेटेड, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, सीखना पड़ेगा बच्चों इसमें, है ना। आपका फुल अटेंशन चाहिए, और मैं बहुत स्लो समझाऊंगा, हर एक स्टेप को क्लियरली समझाऊंगा, तो आपको लेकिन थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि रिपीट प्लीज मत कहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। मैं उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ के थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों, तो कटिंग ऑफ थ्रेड में किस टाइप के स्टेटमेंट या किस टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं, मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। तो कटिंग ऑफ थ्रेड एक्चुअली आप देखो तो स्प्रिंग और थ्रेड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। स्प्रिंग और थ्रेड का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों की एक आपने ब्लॉक है, उसको मान लीजिए चलिए कि आपने कनेक्ट कर रखा है एक थ्रेड से, ठीक है, कुछ इस तरह से थ्रेड से कनेक्ट कर रखा है ब्लॉक को, ओके। उसके बाद बच्चों एक आपने स्प्रिंग लगा दी है, और स्प्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। और कुछ ये सिचुएशन है मान लेते हैं, और एक कनेक्ट कर देते हैं, चलो, ठीक है। और यहां भी ब्लॉक अटैच कर देते हैं। मान लीजिए बच्चों इस ब्लॉक का मास m ले लेता हूं मैं, इस ब्लॉक का मास 2m ले लेता हूं, और इस ब्लॉक का भी मास m ले लेता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिएगा बच्चों पूरी कहानी। तो दो थ्रेड है, थ्रेड नंबर 1 और ये थ्रेड नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, दोनों थ्रेड्स को कट करेंगे बारी बारी। मतलब एक बार एक केस में थ्रेड 2 को कट करेंगे, एक केस में थ्रेड 1 को कट करेंगे, ठीक है। तो दोनों के मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों को बारी बारी से कट करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चों देखिए, इसमें पहली बात तो सारी चीजें आइडियल है, मतलब आइडियल थ्रेड है, आइडियल स्प्रिंग है, हर एक चीज आइडियल है ना। कुछ भी मास कुछ भी ऐसा नहीं है, सब आइडियल। दूसरी चीज बच्चों, सवाल में आपसे क्या पूछा जाएगा, सवाल में पूछा जाएगा जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड, जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट, जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट, जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा हर ब्लॉक का, जितने भी ब्लॉक अटैच है ना, 1 2 3, हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन क्या रहेगी, जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट, थ्रेड कट करने के तुरंत बाद। जैसे मान लीजिए t0 पे थ्रेड कट हुआ, तो t बराबर 0 पे ही एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, थ्रेड कट करते ही नेक्स्ट मोमेंट, ठीक है। अगर आप बहुत देर तक वेट करेंगे तो फिर वो सिचुएशन बहुत अलग हो जाएगी, वो उसमें एसएचएम भी इन्वॉल्व हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम केवल जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट उस समय ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक। बच्चों कॉन्सेप्ट इसमें ये है, एक ही कॉन्सेप्ट यूज होना है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट, जस्ट आफ्टर थ्रेड is cut, just after thread is cut, there will be no change, there will be no change in spring tension, ठीक है बच्चों। जैसे ही आप थ्रेड कट करेंगे
उस थ्रेड कट करने से स्प्रिंग में टेंशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो टेंशन थ्रेड कट करने से पहले था स्प्रिंग में, थ्रेड कट करने के बाद भी स्प्रिंग में वही टेंशन रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है बस। क्यों ऐसा होता है, क्यों चेंज नहीं होता, उसका मैं कारण अभी आपको बताऊंगा। एक सवाल ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए कि मैंने थ्रेड को कट कर दिया। सबसे पहले मान लीजिए बच्चों मैं थ्रेड कट कर रहा हूं, नीचे वाला थ्रेड, ये जो M और 2M को कनेक्ट करता हुआ थ्रेड है, मैं इसको कट करता हूं। जैसे बच्चों ये M और 2M को कनेक्ट करता हुआ थ्रेड आप कट करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा और आंसर बच्चों अगर पता चल जाए तो बताइएगा जरा। अभी मान लीजिए थ्रेड नहीं कट हुआ है। जिस समय थ्रेड नहीं कट हुआ है तो बच्चों इस वाले थ्रेड में जो टेंशन है उसकी वैल्यू कितनी है अगर थ्रेड कट नहीं हुआ है तो? बोलना पड़ेगा बच्चों सबको, है ना? mg है। इसमें किसी को कुछ संदेह, कोई शंका, कुछ समाधान अगर आप चाहते हो? mg है, ये सबको क्लियर है ना? ठीक। अब बच्चों हमने क्या किया, इस वाले थ्रेड को ना, ये जो हमारा थ्रेड है इसको कट कर दिया। ठीक है, थ्रेड को कट कर दिया। ठीक है, थ्रेड को कट कर दिया। अब थ्रेड को कट करेंगे, उसके बाद आफ्टर कटिंग थ्रेड, ये जो स्ट्रिंग है बच्चों जिसको कट किया गया है, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा जब आप थ्रेड को कट कर देंगे? तो जैसे ही थ्रेड कट करेंगे उसमें टेंशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही बात है ना? रस्सी है बच्चों, बंधी हुई है, अब रस्सी काट दोगे तो बचा ही नहीं ना टेंशन। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही आप कट करेंगे ये नीचे गिर जाएगी, वो ऊपर रह जाएगी, क्या कुछ टेंशन बचेगा क्या? बोलो। टेंशन 0 हो गया। ठीक है, अगर बेटा टेंशन 0 हो गया, मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ, ये जो M ब्लॉक है जो कनेक्टेड था यहां से, ये वाला ब्लॉक, ये बच्चों किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरना शुरू कर देगा? mg फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? g। क्या बच्चों फ्री फॉल शुरू हो जाएगा इसका? क्लियर है ना? ठीक। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इसका हमारा क्लियर हो गया कि जैसे ही थ्रेड कटेंगे g एक्सेलरेशन से फ्री फॉल नीचे गिरेगा। अब बच्चों हमें इसके एक्सेलरेशन के बारे में बताना है, 2m के। ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों जिसका भी आपको एक्सेलरेशन बताना है इस तरह के सवालों में कि जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड फाइंड एक्सेलरेशन, तो आप उस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। जैसे अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो इस पे केवल एक ही फोर्स लग रहा था, mg, और mg को उसके मास से डिवाइड कर देंगे तो g एक्सेलरेशन आ जाएगा नीचे की तरफ। सही है ना? उसी तरह से 2m का एक्सेलरेशन पूछा गया तो बेटा सबसे पहले 2m की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। तो बच्चों जल्दी से मुझे बता दो 2m पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं बिना किसी देरी के? टेंशन भी लग रहा है। सबसे पहले तो बच्चों ग्रेविटी लगा दें, सबसे आसान, बिना किसी डाउट के, 2mg। अच्छा, कट करने से पहले इसका नीचे की तरफ टेंशन था, चूंकि कट हो गया है तो टेंशन खत्म हो गया, तो टेंशन में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं थ्रेड का। ठीक है, उसका कारण सबको समझ में आया ना? क्योंकि कट कर दिया तो टेंशन 0 हो गया। ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के बारे में देखिए मैंने क्या आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट देयर विल बी नो चेंज इन स्प्रिंग टेंशन। तो बच्चों कट करने से पहले जो स्प्रिंग में टेंशन था, कट करने के बाद भी स्प्रिंग में उतना ही टेंशन रहेगा। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आती है? अच्छा, इसका कारण मैं बताऊंगा अभी आपको क्यों नहीं होगा। पहले ये निकाल लेते कितना टेंशन होगा। तो बच्चों क्या इन दोनों ब्लॉक को एक जैसा मान लिया जा सकता है? कट करने से पहले निकाल रहे हैं टेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, कट करने से पहले बच्चों ये दोनों एक ही ब्लॉक की तरह काम करेंगे तो ये हो जाएगा 3mg। तो बेटा 3mg ही टेंशन होगा स्प्रिंग में, मानते हो? तो 3mg मैंने लिख दिया टेंशन इन द स्प्रिंग। कट करेंगे ये टेंशन 0 हो जाएगा, लेकिन टेंशन इन द स्प्रिंग चेंज नहीं होगा। कट होने के बाद भी टेंशन इन द स्प्रिंग सेम रहेगा। कारण क्या है सर? देखिए बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में हुक्स लॉ पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि देखिए जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। यानी जितना ज्यादा स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होगा क्या बच्चों, उसमें उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स या उतना ही ज्यादा टेंशन आएगा। बोलिए। अब चूंकि आप कट कर रहे हैं ना बेटा, जस्ट आफ्टर कटिंग, सिचुएशन कौन सा डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग? जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट, मतलब थ्रेड कटने के बहुत देर बाद क्या होगा हमें नहीं पता, हम जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट उसकी बात कर रहे हैं। तो जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने थ्रेड कट किया है, अब स्प्रिंग में टेंशन चेंज होने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट है
स्प्रिंग में अगर आपको टेंशन चेंज करना है तो बच्चों आपको स्प्रिंग का एक्सटेंशन चेंज करना होगा, तभी स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स या टेंशन चेंज होगा। बोलिए सही है ना? अब आप मौका ही नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड, मतलब मैंने जैसे ही थ्रेड को कट किया उस इंस्टेंट पे बताओ। तो एक्सटेंशन को चेंज होने के लिए, ब्लॉक को ऊपर जाने के लिए कुछ समय तो चाहिए होगा, भले ही वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो। बोलिए मतलब 0.00000 मिली सेकेंड, 0.00001 मिली सेकेंड चाहिए तो होगा ना कम से कम कुछ समय। आप समय दे ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट, उस समय बताओ। तो जैसे ही आप उस इंस्टेंट पे बात करेंगे जब थ्रेड को कट किया गया है, तो ब्लॉक एक्चुअली इसी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। ब्लॉक ऊपर जाएगा लेकिन जाने के लिए कुछ समय चाहिए होगा, वो समय हम दे नहीं रहे, हम कह रहे हैं जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट। तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन नहीं चेंज होगा, तो स्प्रिंग का टेंशन नहीं चेंज होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है आप सभी को? बोलना पड़ेगा बच्चों। ठीक, अब ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, इसके अलावा और कुछ तो फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में ग्रेविटी नीचे, टेंशन खत्म हो गया, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग ऊपर, इसके अलावा और कोई फोर्स तो है नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए। 3 mg लिया है ना? हाँ वही मैं समझा रहा था कि आप ये लाइन पढ़िए, देखिए, जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट देयर विल बी नो चेंज इन द स्प्रिंग टेंशन। ये समझ में आ रही है आपको लाइन? कि कट करने से पहले और कट करने के बाद स्प्रिंग की टेंशन में चेंज नहीं होगा। क्लियर है? हाँ नहीं होगा, ये बात मतलब ये इंफॉर्मेशन आप सब तक पहुंच गई ना कि चेंज नहीं होगा। बोलो कारण मैं बताता हूं, रीजन फिर से समझा दूंगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप सबको क्लियर हो गई ना कि ये लाइन कि स्प्रिंग कट करने से पहले जो टेंशन था, सॉरी स्प्रिंग नहीं कट कर रहे, स्ट्रिंग, रोप, थ्रेड, थ्रेड कट करने से जो पहले टेंशन था थ्रेड कट करने के बाद भी वही टेंशन रहेगा। ठीक है, कारण क्या है कि स्प्रिंग, ध्यान से सुन लीजिएगा नहीं तो पूछेंगे आप लोग फिर से, ध्यान से सुनिए सारे। स्प्रिंग का जो टेंशन होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? बोलना पड़ेगा। स्प्रिंग का जो टेंशन होता है किस चीज पे डिपेंड करता है? डिफॉर्मेशन पे या एक्सटेंशन पे या कंप्रेशन पे। बोलिए सही है? अब ये ब्लॉक यहां पे है, जैसे ही आप थ्रेड कट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। बोलो यस और नो, स्प्रिंग खींचेगी। लेकिन इसको ऊपर जाने के लिए कुछ समय चाहिए होगा ना, भले ही वो बहुत कम समय होगा, 0.001 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, कुछ तो समय चाहिए होगा ना। हम आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट, मतलब इसको कट किया उसी इंस्टेंट पे बताना है, आपको समय नहीं दिया गया है। जैसे ही कट किया उसी इंस्टेंट पे, समय आगे नहीं बढ़ा है, t बराबर 0 पे कट किया, t बराबर 0 पे ही एक्सेलरेशन बताना है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो कट करने के बाद अगर आप इसको समय नहीं दे रहे हैं और तो इसका ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कुछ समय के बाद होगा ना। आप वो डेल्टा टी दे ही नहीं, वो ड्यूरेशन दे ही नहीं रहे, तो क्या ये यहीं का यहीं रहेगा? क्योंकि ऊपर जाएगा, बात सही है, लेकिन ऊपर जाने के लिए कुछ समय चाहिए होगा ना, 0.02 मिली सेकेंड, 0.03 मिली सेकेंड। आप कह रहे हैं नहीं, 0 पे बताओ, t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे तो यहीं रहेगा ना। मेरी बात समझ में आई आप सभी को? अगर ये कहीं नहीं जाएगा तो क्या ये चीज सेम रहेगी जो पहले थी, एक्सटेंशन? अगर ये चीज सेम रहेगा तो टेंशन इन द स्प्रिंग भी सेम रहेगा। बोलिए ठीक है? इसलिए कट करने से पहले जो टेंशन था 3 mg, कट करने के बाद भी वही टेंशन रहेगा 3 mg। बोलिए ठीक है? अब यही फोर्सेस हैं दो। अब मुझे बता दो नेट फोर्स इस 2m पे कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है? क्या बच्चे नेट फोर्स mg लग रहा है? अपवर्ड। बोलिए सही है? अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इस वाले ब्लॉक का, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या बच्चों, फोर्स अपॉन मास होता है। इस पे फोर्स है mg अपवर्ड और इसका मास कितना है बेटा? 2m। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? और क्या डायरेक्शन रहेगी? क्लियर है क्या? ठीक है, ये तो इसका हमने निकाल दिया g, इसका निकाल दिया g/2 अपवर्ड। अब आ जाओ इस पे m पे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस पे बच्चों टेंशन थ्रेड का ऊपर लग रहा है, ठीक है ना?
टेंशन ऑफ द थ्रेड ऊपर है, इस पे नीचे की तरफ स्प्रिंग का टेंशन लग रहा है, कितना है 3 mg, ठीक है ना, स्प्रिंग का टेंशन 3 mg और इसका खुद का वेट हो गया mg। बोले सही है? तो अब बेटा देखिए, आपने कट कर दिया, स्प्रिंग का टेंशन चेंज नहीं होगा, ये 3 mg और ये जो ब्लॉक है ये वाला थ्रेड तो इसको एकदम कनेक्ट कर रहा है पहले से। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो अगर आप ध्यान से सोचिए, कट करने से पहले मान लीजिए जब कट नहीं कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं तो बेटा जब कट नहीं किया हुआ है तो क्या ये पूरा एक ब्लॉक की तरह मान सकते हैं, m 2m और m? जब कट नहीं किया है तब की बात कर रहे हैं, m 2m 3m। तो उस समय टेंशन ऊपर की तरफ कितना था बेटा, मतलब ऊपर की तरफ टेंशन जैसे m 2m 4 mg होगा, मानते हो ये बात? तो टेंशन ऊपर की तरफ 4 mg था कट करने से पहले। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? और कट करने के जस्ट बाद क्या स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा क्या? तो अभी भी ये 4 mg ही है नीचे की तरफ फोर्स, टेंशन भी ऊपर 4 mg है, तो दोनों मिलके एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा जस्ट आफ्टर कटिंग वो कितना रहेगा? 0। मतलब आप नीचे वाले ब्लॉक को कट कर देंगे जस्ट आफ्टर कटिंग, इसको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे वाला ब्लॉक कट हो चुका है। क्यों? क्योंकि बीच में लगी है स्प्रिंग, और स्प्रिंग क्या करेगी, जो ये कट होने के बाद इंफॉर्मेशन है उस तक पहुंचने नहीं देगी, क्योंकि इसको कब पता चलेगा कि स्ट्रिंग कट हो गई है? जब ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इसमें टेंशन चेंज होगा। जब स्प्रिंग में टेंशन चेंज होगा तो फिर इसके पास भी एक्सेलरेशन आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर जस्ट आफ्टर कटिंग आपने बात करी है और इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ये ऊपर नहीं गया है, तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे कट हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बच्चों पूरा डिस्कशन है। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, बीच वाले का g/2 होगा और लास्ट वाले का g होगा। ठीक है, लिखिए, फिर मैं एक आध सवाल और कराऊंगा इसी पे।
हाँ बोलिए बोलिए। मतलब जब वो रेट काट दिया है हाँ हाँ उसके बाद स्प्रिंग में टेंशन बाद में भी सेम जैसा रहेगा कि समझ नहीं आया मतलब 2m वाली का एक्सीलरेशन 0.2 हाँ, ये आपको नहीं समझ में आया कि टेंशन चेंज क्यों नहीं होगा, राइट? हाँ वो टेंशन चेंज हाँ, ये देखिए, आप मेरे साथ बोलिएगा, जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिएगा। जो स्प्रिंग में टेंशन होता है या रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन पे। अब देखिए, जो डिफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रखा है, जब तक ये डिफॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, क्या स्प्रिंग में टेंशन फोर्स चेंज होगा क्या? अगर डिफॉर्मेशन नहीं चेंज होता तो स्प्रिंग में टेंशन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अब जैसे ही आप थ्रेड कट करते हो ना, आपने यहाँ पे थ्रेड कट किया, तो होता क्या है कि इस ब्लॉक को ऊपर जाने का समय ही नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि सवाल में पूछा गया जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट। मतलब मान लीजिए टी बराबर 0 पे आपने थ्रेड कट किया है, तो टी बराबर 0 पे ही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है, कट करते ही इसका एक्सेलरेशन पूछा गया है। स्प्रिंग का टेंशन चेंज तब होता जब आप कट कर देते, फिर थोड़ी देर वेट करते, 1 सेकेंड। अगर आप 1 सेकेंड तक वेट करोगे तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर डिफॉर्मेशन होगा और फिर स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा। ठीक है, लेकिन हाँ हाँ, क्यों एक्सलेशन क्यों नहीं होगा? देखो ना, नेट फोर्स आएगा जैसे ही कट करोगे। ये टेंशन रोक रहा था ना इसको ऊपर जाने से, इस वाले ब्लॉक को कौन रोक रहा था? टेंशन रोक रहा था ऊपर जाने से। आपने थ्रेड को जला दिया या थ्रेड को कट कर दिया, तो जो रोकने वाला फैक्टर था वो तो चला गया ना, तो ऊपर की तरफ एक्सलेट हो जाएगा। आपने बोला उसी जस्ट टाइम पे मैंने टेंशन बताना है, तो 2m वही के वही रहेगा। हाँ, 2m पोजीशन नहीं चेंज करेगा, राइट? हाँ, नहीं चेंज करेगा। एक्सेलरेशन तो अगर एक्सेलरेशन आता है तो टाइम t में निकालना है। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन t बराबर 0 पे ही है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक्सेलरेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन आएगा फिर ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक्सेलरेशन का कारण नहीं होता, एक्सेलरेशन कारण होता है ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का। जैसे इतना एक्सेलरेशन इस पे लगा t बराबर 0 पे, इस एक्सेलरेशन के कारण ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ये ऊपर की तरफ मूव करेगा इसलिए एक्सेलरेशन आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन आ रहा है इस वजह से ये ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कारण होता है मूवमेंट का। थैंक यू सर। देखिए, स्प्रिंग कट करने वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करते बेटा। स्प्रिंग को कट करना आप कभी केस नहीं देखोगे, हालांकि कुछ किताबों में कभी कभार स्प्रिंग कट करना बोल देते हैं, पर वो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट नहीं है। आप हमेशा स्ट्रिंग कट करना ही देखेंगे अगर, है ना, तो मैं भी आपको स्ट्रिंग कट करना ही सिखाऊंगा, थ्रेड को कट करना, रोप को कट करना। कुछ किताबों में शायद मिल जाए, अब तो नहीं आते, पहले एक आध कुछ सवाल मिल जाते थे, अब नहीं मिलते। फिर भी अगर आपको कहीं सॉल्व करते हुए मिल जाए और स्प्रिंग को कट किया जाए, तो आप स्प्रिंग में भी टेंशन जैसे ये सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही मान के चले जाना कि जैसे ही स्प्रिंग कट करेंगे तो उसमें भी टेंशन 0 मान के चलेंगे। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन क्या हो जाता है। आपको बच्चों देखो, मैं बच्चे ने चूंकि सवाल पूछा इसलिए मैं आंसर कर रहा हूं, आपको दिमाग में कुछ नहीं लाना है। स्प्रिंग कट करना नहीं पूछा जाएगा, हमेशा थ्रेड कट करना पूछा जाएगा। चूंकि इन्होंने पूछा तो मैं इसका आंसर देता हूं। कंफ्यूजन क्या होता है, दो आर्ग्यूमेंट आते हैं कि एक तो कहता है कि सर देखिए जैसे आपने कट कर दिया ना स्प्रिंग को, तो एक आर्ग्यूमेंट कहता है कि यार स्प्रिंग को कट किया है तो इसको अपने थ्रेड लेंथ को चेंज करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा तो टेंशन वही लेना चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि जैसे ही आप कट करोगे तो कनेक्शन ही छूट गया ना, कनेक्शन ही छूट गया तो उसमें टेंशन नहीं रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात रहती है। तो स्प्रिंग कट करना नहीं आएगा, थ्रेड कट करना आएगा, ये एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन है। तो थ्रेड कट करना आप सीख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, स्प्रिंग कट करना नहीं कराएंगे बेटा, वो मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है वो, है ना। थ्रेड कट करना बढ़ाएंगे आपको। हाँ, 2017 का ये देखो मैं लेके आया हूं। आपसे कोई भी ऐसी चीज नहीं पूछा जाएगा जहां पे आपको तकलीफ होगी। वेरी गुड, डन है। चलिए, सेम सवाल करेंगे बच्चों। इस बार थ्रेड नंबर 2 को कट नहीं करेंगे,
थ्रेड नंबर 1 को कट करेंगे। रेडी है? रेडी है बच्चों? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। पहली बार में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं कि आपको पहली बार में क्लियर हो गया। एक एक मतलब ये सवाल करेंगे, ये वाला जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद चांसेस हैं कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है? कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए कि ये कैसे हो गया। वैसे मैंने कोशिश करी आपको हर चीज का एक्सप्लेनेशन देने की, फिर भी कोई चीज रह गई हो, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछ लीजिए। अब बच्चों ऊपर वाले थ्रेड को कट कर रहे हैं। ठीक है? मैं सॉल्व करूंगा, इस बार तुम लोग थोड़ा सा मेरी मदद कर देना बस। हाँ हाँ, 2017 में सर स्प्रिंग कट किया है, थ्रेड नहीं कट किया है। उसमें ये बताया था मुझे जो सॉल्व हाँ। जब स्प्रिंग करता है तो पूरा करता है ना, मतलब टेंशन जीरो ले लिया होगा। रुको मुझे देखने दो क्या कट किया है। अरे यार मेरे में तो स्ट्रिंग कट लिखा है। चलो ठीक है, पहले आप स्ट्रिंग कट करना समझ लो। अब बच्चों देखो, तुम लोग का सब ध्यान उधर ही चला गया। मेरी बात समझ लीजिए, स्ट्रिंग कट करना पहले सीख लीजिए। ठीक है? कुछ कह रहा हूं तो कुछ मतलब का ही कह रहा हूँ। अब हाँ हाँ ठीक है, जो भी कट है। हाँ, मेरी बात समझ लीजिए, स्ट्रिंग कट करना आप सीख लीजिए पहले, जो एकदम कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, जो आना ही आना है। अब स्प्रिंग कट करना मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो जो एकदम परफेक्ट चीज है, जो आना ही आना है, क्यों ना पहले उस पर चर्चा करके उसको अच्छे से समझ लें। मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे? तो अभी आपके दिमाग से जो भी कंफ्यूजन है वो सब हटा लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने के लिए आपके दिमाग की जरूरत पड़ेगी। तो पूरी तरीके से आ जाइए और इस पे फोकस करिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? यस सर। ठीक, चलिए। अब पहला वाला ऊपर वाला थ्रेड कट कर रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखिए भाई, बाद में कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बोर्ड पे देखिए, पहले ऊपर वाला थ्रेड कट कर रहे हैं। ठीक है? ऊपर वाला थ्रेड कट कर रहे हैं। तो बच्चों मुझे एक चीज बता दो, ऊपर वाला थ्रेड कट कर रहे हैं तो मुझे सबके एक्सेलरेशन निकालना है। मुझे एक्सेलरेशन पहले वाले ब्लॉक का भी निकालना है A1, मुझे एक्सेलरेशन दूसरे वाले ब्लॉक का भी निकालना है A2, मुझे एक्सेलरेशन तीसरे वाले ब्लॉक का भी निकालना है A3। ठीक है? तो जिस जिस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, उनकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कट करने के बाद जिनका भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम एक्सेलरेशन निकालना है, उन सबका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे मुझे M1 का एक्सेलरेशन सबसे निकालना है पहले, A1, तो मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो मुझे बता दो बच्चों, सबसे पहले इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे की तरफ, बोलिए यस और नो। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। ठीक है, इसके अलावा क्या लग रहा होगा नीचे की तरफ? एक और फोर्स है बच्चों, टेंशन ऑफ स्प्रिंग लग रहा होगा क्या? बोलिए ठीक है। अच्छा, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग की वैल्यू कितनी होगी इस केस में? 3 ये बात सबको समझ में आती है बच्चे? टेंशन ऑफ द स्प्रिंग 3 mg होगा, इसको अगर एक ब्लॉक मान लेंगे। क्लियर है ना सबको? तो देखो मैंने लिख दिया 3 mg, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज 3 mg। डन है। अच्छा बच्चों, जब ये सीलिंग से कनेक्टेड था तब ऊपर की तरफ टेंशन था, बोलो यस और नो। जब ये कनेक्टेड था सीलिंग, जैसे ही आपने इस चीज को कट कर दिया तो टेंशन बचेगा क्या यहाँ पे? तो मैं हटा देता हूं ऊपर वाला टेंशन। ठीक है? अब मुझे बता दो बच्चों, इस पे नेट फोर्स कितना है और किस डायरेक्शन में है? 4 mg डाउनवर्ड है। और इसका मास कितना है बेटा? तो अगर मुझे नेट एक्सेलरेशन इसका A1 चाहिए होगा तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास। क्या बच्चों इसका आंसर 4g आ जाएगा? अपवर्ड डाउनवर्ड? क्लियर हुआ है बच्चों अब थोड़ा बहुत? ठीक है, अब 2m की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें A2 भी निकालना है। ठीक है, 2m की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बता दो बच्चों, कौन सा फोर्स लग रहा होगा सबसे पहले और सबसे आसान? 2mg डाउनवर्ड। ये कौन सा फोर्स हो गया बच्चों 2mg डाउनवर्ड? ठीक, 2mg डाउनवर्ड। और क्या लग रहा होगा बेटा? एक बेटा ये इस वाले थ्रेड का टेंशन भी लग रहा होगा क्या mg? सही है ना? और एक फोर्स रह गया, कौन सा? 3mg टेंशन अपवर्ड। बोले सही है?
ठीक है, तो बताओ बच्चों इस पे नेट फोर्स कितना हो गया? 0 0, क्योंकि जितना ऊपर की तरफ फोर्स है बेटा उतना ही नीचे की तरफ फोर्स है, तो कैंसिल हो गया, नेट फोर्स 0, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 तो बच्चों जैसे ही आप कट करोगे तो इसको पता चलेगा क्या कि ऊपर कट हुआ है? इसको आइडिया भी नहीं लगेगा बच्चों इस कट होने का, क्योंकि बीच में स्प्रिंग लगी है और स्प्रिंग अपने टेंशन फोर्स को चेंज नहीं करेगी जस्ट आफ्टर द कट। बोलिए ठीक है। चलिए तीसरे वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। सबसे पहले क्या लिख दें बताओ तीसरे वाले ब्लॉक के? mg डाउनवर्ड और mg अपवर्ड इस टेंशन का भी बच्चों, है ना? ये mg अपवर्ड, इसका नेट फोर्स कितना हो गया? तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो A3 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 0। तो इसको पता नहीं चलेगा, इसको पता नहीं चलेगा, और ये 4g से डाउनवर्ड इसका एक्सेलरेशन होगा। बोलिए ठीक है। नोट कर लीजिए। हाँ सेकंड वाला रिपीट कर दीजिए। सेकंड वाला, हाँ 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 हाँ, टोटल का 4m क्यों नहीं लिया? एक्चुअल में 4m ही है, अगर आप देखो ना तो टीएम टेंशन का 3mg और खुद का उसका mg, तो टोटल, हाँ डिनोमिनेटर में ये 4m क्यों नहीं लिया, ऐसा बोल रहे हैं? ये बताओ किसका एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो? मेरी बात तो सुन लो, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ? लिख दिया यहाँ पे फोर्स डिवाइडेड बाई मास, किसका लिखते हो? जिसका एक्सेलरेशन निकालते हो। तो इसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो इसी का मास रखेंगे ना। हाँ थोड़ी देर बाद फिर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। एक्चुअली ऊपर से जैसे ही कट करोगे वो एसएचएम करता हुआ ऊपर वाला नीचे आना शुरू करेगा, ठीक है? तो वो अलग ही एकदम सिनेरियो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टाइप थोड़ा सा। जस्ट आफ्टर द कट ये सिचुएशन रहेगी। चलिए सेकंड वाले में नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बेटा बताइए, जिन्होंने पूछा है सेकंड वाले को। किस पे? क्यों बेटा? मास इसका 2m है तो ग्रेविटेशन 2mg ही तो होगा, 3mg क्यों बोल रहा हूँ? तो उसका मैंने टेंशन काउंट कर लिया ना, ये देखो इसका जो टेंशन था, तो ये टेंशन ही तो है, टेंशन इन द थ्रेड, ठीक है? बच्चों कर लेना तो बताना, फिर एक सवाल करेंगे इस पे। सारे आपको जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग कट मिलेंगे, क्योंकि समय दे देंगे तो फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स सा मोशन हो जाएगा, उसको एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हर सवाल जैसे अगर ना भी बोला जाए तो आप जस्ट आफ्टर कट ही निकाल के आना। बोलिए। स्पीकर नहीं ठीक हुए? मुरादाबाद पाठशाला कल चर्चा तो हो रही थी यार तुम लोग के स्पीकर की, रुको एक सेकंड देखते हैं। हाँ एक सेकंड रुको। बोल दिया बेटा फिर से मैंने, है ना?
ठीक, डन है बच्चों ये सवाल? हो गया। ठीक, चलिए बच्चों एक एक सवाल। ओके, लिखिए लिखिए। कॉन्सेप्ट बच्चों इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि कट करने के पहले और कट करने के बाद स्प्रिंग में टेंशन चेंज नहीं होगा। कट करने के पहले और कट करने के बाद थ्रेड में टेंशन चेंज हो सकता है। जैसे कट करने से पहले इसमें कुछ टेंशन था, कट करने के बाद इसका जैसे ही कट करोगे टेंशन जीरो, लेकिन स्प्रिंग में नहीं चेंज होगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट है। बोलिए। ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं पहले बताइए, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक पे? mg, वो क्या है, कौन सा फोर्स है वो? क्या बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना mg। उसके साइड में कौन सा फोर्स है? टेंशन इन द स्प्रिंग। तो लिया ना बेटा 4mg, mg प्लस 3mg, 4mg तो लिया ना नेट फोर्स डाउनवर्ड। चलिए बच्चों एक सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सवाल देखिए कुछ ऐसा है कि एक सीलिंग है, सीलिंग से एक थ्रेड कनेक्टेड है, थ्रेड से दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, एक का मास 2m है, एक का मास m है, बीच में स्प्रिंग है और ऊपर वाले थ्रेड को कट कर दिया जाता है। जस्ट आफ्टर कट आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ m कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2m कितना होगा, जस्ट आफ्टर कट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। ओके, कर लीजिए बच्चों सारे सवाल, सारे लोग फिर डिस्कशन करते हैं हम लोग। डन है? ओके, ओके, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिए इसमें जैसे ही आप अच्छा कितने बच्चों का हो गया है सवाल, A1 A2 दोनों के एक्सेलरेशन आ गया, हाथ उठाइए जरा। वेरी गुड। देखिए बच्चों यहाँ पे जरा, तो अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखिए सबसे पहले जो नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा होगा वो तो mg लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से। टेंशन ऊपर जीरो हो गया क्योंकि थ्रेड कट कर दिया आपने। और अगर इसका डाउनवर्ड फोर्स 2mg है तो स्प्रिंग को इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ 2mg लगाना पड़ेगा, तो जो स्प्रिंग में टेंशन होगा वो 2mg होगा। ठीक है बच्चों, देखिए स्प्रिंग में टेंशन 2mg क्यों होगा, क्योंकि ये ब्लॉक है ना, इसका मास 2m है, इसको नीचे की तरफ 2mg से अर्थ खींचेगी, उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन ऑफ द स्प्रिंग आएगा ऊपर की तरफ। बोलिए ठीक है बेटा? तो टेंशन इन द स्प्रिंग 2mg होगा। क्या आप सारे बच्चे इस चीज को समझ चुके हैं? ठीक, तो ये बच्चों फोर्सेस है। और कोई फोर्सेस हैं क्या स्मॉल एम पे? तो नेट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा बेटा? 3mg। डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो बेटा अगर मुझे नेट एक्सीलरेशन निकालना है इसका, तो 3mg इतना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय इसका मास कर देंगे, है ना? तो आंसर आ जाएगा 3g डाउनवर्ड। तुम लोग का भी आया बच्चों यही? कितने बच्चों का 3g डाउनवर्ड आ गया, हाथ उठाओ जरा। आ गया सर। बहुत बढ़िया। उसके बाद
2 mg कैसा है? ये बताओ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? 2 mg उसको बैलेंस कौन कर रहा है? अगर इसको नीचे 2 mg से खींचा जा रहा है तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? टेंशन टेंशन। किस में टेंशन? 2 हाँ, मतलब किस में टेंशन 2 mg बैलेंस कर रहा होगा? किस में आ रहा होगा टेंशन? स्प्रिंग में। कैसा? तो टेंशन ऑफ द स्प्रिंग बराबर 2 mg। ठीक है, तो वही इस वाले ब्लॉक पे भी टेंशन लगेगा क्योंकि स्प्रिंग तो कनेक्टेड है ना। कैसा? चलिए नीचे वाले ब्लॉक के एफबीडी बनाएंगे तो बच्चों कोई चेंज, चूंकि टेंशन ऑफ द स्प्रिंग चेंज नहीं होगा तो वो 2 mg पहले था कट करने से पहले, तो कट करने के बाद भी 2 mg ही रहेगा। बोले ठीक है। कैसा? तो बेटा अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसका? 0। तो इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो A2 की वैल्यू बच्चों 0 आ जाएगी और A1 की वैल्यू 3g डाउनवर्ड आएगी। कितने बच्चों के दोनों सवाल सही थे, दोनों पार्ट? ठीक है, क्लियर हुआ है बच्चों थोड़ा बहुत? कैसा? पक्का? कैसा? ठीक है, अगला सवाल देखिए। बच्चों ये बीच में जो m और 2m को कनेक्ट करने वाली थ्रेड है इसको कट कर दिया गया है। आपको हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। A1, A2, A3। और एक चीज ये ओके, वेट करते हैं बच्चों, और लोग भी कर लें फिर करते हैं डिस्कशन। हम्म, 8 to 5g अच्छा अच्छा। ओके बच्चों, कितने बच्चों कंप्लीट हो गए? एक बार हाथ उठा दो तो मुझे आइडिया लग जाए थोड़ा। ठीक है ठीक है, करिए बच्चों, जो कर रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करिए, समय लीजिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सही बताइए बस। बच्चों कितने बच्चों का हो गया? अब हाथ उठाओ जरा एक बार। ठीक है, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, अब है ना, जो लोग कर रहे हैं जहां तक पहुंच गए बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। अब थोड़ा ध्यान सुनिए। तो बच्चों देखिए, जिसका जिसका भी आपको एक्सेलरेशन निकालना है ना, सबसे पहले उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जैसे आप बच्चों शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप m से शुरू कर सकते हैं, 2m से, 3m से, या 3m 2m m, जो भी आपको सही लगे। जैसे मान लीजिए मैं m से शुरू करता हूं, तो आप m की पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो m पे देखिए डाउनवर्ड ग्रेविटी लग रही है, टेंशन कट करने से पहले होता, लेकिन कट किया तो टेंशन 0 हो गया। अब ऊपर की तरफ टेंशन ऑफ द स्प्रिंग, तो आपको बताया मैंने कॉन्सेप्ट कि कट करने से पहले और कट करने के बाद टेंशन ऑफ द स्प्रिंग चेंज नहीं होता। तो कट करने से पहले इसमें कितना टेंशन था बेटा? 6 mg, क्योंकि बच्चों स्प्रिंग की जिम्मेदारी थी इन सारे तीनों ब्लॉक्स को बैलेंस करना। बोलो यस और नो। तो अगर पूरे सबको बैलेंस करना था बच्चों, तो टेंशन जो है वो 6 mg के बराबर होगा। आई होप बच्चों सबको क्लियर है ना ये, कि टेंशन जो है, हाँ, 6 mg के बराबर। तो बच्चों अगर मैं पूछ दूं कि m पे जो है वो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, तो क्या आंसर करोगे? नेट फोर्स 5 mg। 5 mg डायरेक्शन क्या हो जाएगी?
अपवर्ड। तो एक्सेलरेशन निकालोगे बच्चों तो क्या लिखोगे आप? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मास इसका बच्चों m है तो ये कैंसिल होके 5g अपवर्ड आ जाएगा। बोलिए सही है? यस सर। ठीक। अब दूसरे वाले ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों, है ना? तो दूसरे वाले ब्लॉक के बारे में जरा देखिए। जब थ्रेड था तो कुछ टेंशन था, थ्रेड खत्म, टेंशन खत्म। अब ये चूंकि इसका मास 2m है तो इस पे लगने वाला नीचे की तरफ फोर्स हो जाएगा 2mg। बोलिए ठीक है बेटा? उसके अलावा इसको बच्चों स्प्रिंग भी नीचे की तरफ खींच रही है ना 2m को, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों जो स्प्रिंग खींच रही है नीचे की तरफ? mg या 3mg? 3mg। बोलिए बच्चों सही है? ऊपर की तरफ कुछ नहीं क्योंकि टेंशन तो आपने कट कर दिया, तो जो नेट फोर्स आएगा ये भी बच्चों इस केस में भी नीचे की तरफ 5mg आएगा। बोलिए ठीक है? तो इस केस में जो नेट एक्सेलरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे जो इस पे फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय जो इसका मास है। तो बेटा मेरे हिसाब से 5/2g आना, हाँ 5/2 इंटू जी आना चाहिए और डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा। बोलिए ठीक है? चलिए 3mg की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 3mg पे बच्चों ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, है ना? 3mg। और टेंशन ऑफ द स्प्रिंग बच्चों कितना है ऊपर की तरफ? 3mg। टेंशन ऑफ द स्प्रिंग तो चेंज नहीं होगा। नेट फोर्स कितना हो गया बेटा इस पे? 0। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका? 0। तो आपके आंसर आएंगे 5g अपवर्ड, 5g/2 डाउनवर्ड और 0। कितने बच्चों के सही थे? हाथ उठा दीजिए जरा। बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत आइडिया लगा बच्चों आप लोग को? पक्का? ठीक है। अब मैं आपको नीट 2017 का सवाल कराऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने पहले शायद देख रखा होगा या उनको आंसर पहले से पता होगा। बहुत बढ़िया बात है। आप फिर भी बेसिक से सॉल्व करिए, जो मैंने सिखाया है उसको अप्लाई कर लीजिए और जैसे जैसे समझाया वैसे वैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है बच्चों, सवाल हटा दूं मैं? ये लिख लिया ना सबने? ठीक, लिखिए। डन है? ठीक। देखिए एक सवाल बच्चों बेसिक से करिएगा प्लीज। आंसर पता है तो जबरदस्ती आंसर लाने की कोई कोशिश नहीं करिए। आराम से सॉल्व करिए। जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको यूज करना है बस। ओके सर सेकंड ऑप्शन आ रहा है। हम्म, सेकंड ऑप्शन सर। ओके ठीक है। चलिए मैं किसी भी पाठशाला से बुलाऊंगा बच्चों तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है? जो भी पाठशाला का मैं नाम लूंगा उनमें से कोई भी एक बच्चा एक्सप्लेन कर देगा इसको। फर्स्ट आएगा? फर्स्ट ऑप्शन ओके। कौन एक्सप्लेन कर? रायबरेली पाठशाला से कोई एक्सप्लेन करेगा बेटा? रायबरेली पाठशाला कोई भी एक्सप्लेन करना चाहे? रायबरेली पाठशाला? हाँ बोलिए बेटा।
ठीक है, सही बात है, वेरी गुड। एफ नेट बराबर एम जी हो जाएगा और फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो जी आ जाएगा, सही है ना। तो बी वाले ब्लॉक का जी आएगा, तो जो भी ऑप्शन में जी है वही आपके पॉसिबल ऑप्शन होंगे, तो ये तो गलत हो गया। यही 2 और 3 बचते, ये भी गलत हो गया, या तो 2 सही होगा या तो 3 सही होगा। फिर पहले वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे ना बेटा। हाँ, तो इसमें क्या क्या फोर्सेज लिखेंगे। टेंशन ऊपर 4 mg लगेगा, बिल्कुल सही बात। ये कैसे आपको पता चला कि टेंशन ऊपर 4 mg होगा। हाँ, टोटल मास ले लेंगे, तो 4m टोटल मास है, उसको बैलेंस कर रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, तो 4 mg लगेगा, सही बात है, वेरी गुड। फिर सर नीचे 3 mg लगेगा, सही है। तो बेटा ये टेंशन, जो ये वाला थ्रेड वाला टेंशन नहीं काउंट करोगे, क्यों 0 हो जाएगा। वेरी गुड। तो नेट फोर्स इसका कितना हो जाएगा बेटा, mg हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड mg हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा फिर, mg अपॉन 3m। नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा g/3 अपवर्ड। तो g/3 अपवर्ड, तो ये g तो कैंसिल हो जाएगा, g/3 और g सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, क्या आप सभी को एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। यस सर। रायबरेली से जो समझा रहे थे बेटा, क्या नाम है आपका। हेरन, हेरम जी, बहुत बढ़िया हेरम नाथ जी, बहुत बढ़िया समझाया आपने, वेरी गुड। बच्चों क्लियर है ना, कुछ डाउट पूछना चाहते हो इसमें, समझ में आया सबको। ठीक, तो ये बच्चों इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, और स्प्रिंग कट नहीं पूछा जाएगा, विश्वास रखिए, स्प्रिंग कट ही पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग डालिए। सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग। सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग, बोलिए पूरा। ठीक, तो जैसे जिसका भी एक्सप्रेशन निकालना है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे इसकी मान लीजिए मुझे एक्सप्रेशन निकालना है, तो स्ट्रिंग को कट करने के बाद जैसे यहां से आप स्ट्रिंग कट करेंगे तो उसका टेंशन खत्म हो गया, नीचे की तरफ ग्रेविटी बस लगेगा, तो एफ नेट ग्रेविटी हो गई। एक्सप्रेशन होता है फोर्स डिवाइड बाय मास, तो एफ नेट फोर्स mg है, मास m है, तो कैंसिल होके g हो जाएगा। तो ये g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगा, है ना। यस सर। फिर ऊपर वाले की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ऊपर का मास 3m है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 3mg, चूंकि टेंशन 0 हो जाएगा क्योंकि आपने स्ट्रिंग कट कर दी है ना, तो नीचे की तरफ टेंशन जो लगाने वाली स्ट्रिंग थी वो नहीं है, तो टेंशन 0 हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स 4mg के बराबर हुआ, क्यों क्योंकि कट करने से पहले इन दोनों ब्लॉक को स्प्रिंग सपोर्ट कर रही थी, है ना, तो 4m को सपोर्ट कर रही थी, तो 4mg ऊपर की तरफ हो जाएगा टेंशन, और ये टेंशन 0। तो नेट फोर्स अगर आप इस पूरे सिस्टम पे देखेंगे तो 4mg ऊपर 3mg नीचे, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ mg हो जाएगा। क्योंकि इसका मास 3m है, तो नेट फोर्स डिवाइड बाय मास कर देंगे तो g/3 अपवर्ड आ जाएगा। डाल दिए बच्चों हेडिंग सीरीज एंड, हाँ हाँ अब बताओ इसमें कितनी स्ट्रिंग है बेटा। एक ही है। फिर तो लेकिन ऊपर से भी तो कट कर सकते हैं ना। ऊपर स्ट्रिंग है कि स्प्रिंग है। स्प्रिंग है। फिर बेटा तो मैंने आपको बता दिया ना, स्प्रिंग कट नहीं पूछेगा, उसमें थोड़ा सा एम्बिगिटी रहती है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। और अगर एक से ज्यादा स्ट्रिंग है तो फिर आपको बताएगा कौन सी स्ट्रिंग कट की है, ठीक है, बता देगा। हाँ, ब्लॉक ए एंड बी के बीच वाली स्ट्रिंग कट करी है या सी डी के बीच में। बढ़े बच्चों आगे, हेडिंग डालिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो बच्चों मैं दोनों को आपके कॉम्बिनेशंस समझाता हूं, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि मान लीजिए एक अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से। एसएचएम पे बच्चों इस टाइप के सवाल काफी मिल जाएंगे आपको, जहां पे दो स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे भी कुछ केसेस थे जहां पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा था, तो मैं सोचता कि यहीं पे समझा देते हैं। बाकी ज्यादातर बच्चों आप इसका इस्तेमाल देखेंगे जब हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे, ठीक है। उस समय मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखिए भैया सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा। तो ये बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। मान लीजिए दो स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 हैं, ये कॉम्बिनेशन बच्चों सीरीज कहलाएगा। तो मान लीजिए आपने इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स F लगा के इसको राइट की तरफ खींच दिया, मान लीजिए, है ना, F फोर्स लगा के इसको राइट की तरफ खींच दिया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी स्प्रिंग्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होती हैं तो दोनों में होने वाला एक्सटेंशन अलग अलग होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के ब्लॉक को x अमाउंट डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। मान लीजिए फोर्स लगा के आपने ब्लॉक को x अमाउंट डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, यहां पे आ गया ब्लॉक, यानी इस पोजीशन से बच्चों ब्लॉक जो है वो इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। x डिस्टेंस ब्लॉक चल गया, तो x डिस्टेंस ब्लॉक चल गया तो x का कुछ हिस्सा पहले वाले में आया होगा, कुछ हिस्सा दूसरे वाले में आया होगा। लेकिन एक चीज तय है कि बच्चों दोनों स्प्रिंग में जो टेंशन फोर्स होगा वो सेम होगा, ठीक है। अगर आइडियल स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट होती हैं तो दोनों स्प्रिंग में आने वाला टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। तो जितना टेंशन इसमें रहेगा बेटा उतना ही टेंशन इसमें रहेगा। हाँ, एक्सटेंशन अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन K1 और K2, है ना। K1 K2 की वैल्यूज क्या हैं उन पे डिपेंड करेगा कि कितनी स्प्रिंग में किस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा। तो टोटल एक्सटेंशन बच्चों x है, तो x बराबर जो होगा वो x1 प्लस x2 होगा। बच्चों यहां तक क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तो अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का एम क्या होता है बच्चों, हम लोग क्यों ये कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं? एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसी स्प्रिंग लगाएं जो इन दोनों का रोल प्ले कर सके। मतलब इन K1 K2 दो स्प्रिंग की जगह मैं एक स्प्रिंग लगा दूं, ठीक है, तो वो वैसे ही बिहेव करे जैसे ये दोनों कर रहे हो। तो हम लोग इस स्प्रिंग का मान लेते हैं K इक्विवेलेंट, जो K है वो K इक्विवेलेंट बोल देते हैं, और इस ब्लॉक को भी x डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो बच्चों मान लेते हैं इस ब्लॉक को भी x डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है। तो जो x होगा बच्चों उसकी वैल्यू लिख देंगे हम लोग, जो भी इस स्प्रिंग में टेंशन आया, मान लीजिए स्प्रिंग में टेंशन T है तो T डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट, है ना। ये सर ये कैसे लिख दिया बच्चों? हुक्स लॉ पढ़ाया था मैंने आपको, F बराबर KX, है ना, जहां पे F रिस्टोरिंग फोर्स है। तो टेंशन जो है स्प्रिंग में मैंने T माना, तो T बराबर K इक्विवेलेंट इनटू X, तो X बराबर T डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट। जितना टेंशन बेटा इसमें आया उतना ही टेंशन इन दोनों स्प्रिंग में आएगा। तो पहले वाले के लिए आप लिखोगे x1 लिखना है पहले वाले के लिए, तो लिखेंगे T डिवाइड बाय K1, और दूसरे वाले के लिए लिखेंगे T डिवाइड बाय K2। तो दोनों साइड से बच्चों देखिए T कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये बच्चों आएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो जैसे वहां पैरेलल में बनता था रेजिस्टर्स में, यहाँ पे सीरीज में बनेगा स्प्रिंग 1 अपॉन K इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अगर दो ही हैं बच्चों, दो स्प्रिंग सीरीज में लगी हैं, तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि K इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन, हाँ वेरी गुड। देखिए बच्चों इसमें याद रखने वाली जो चीजें हैं, देखो एक तो K इक्विवेलेंट तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको सीधा सीधा याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है। दूसरी चीज, जब सीरीज में कनेक्टेड होंगी स्प्रिंग तो हर एक स्प्रिंग में सेम टेंशन होगा, एक्सटेंशन अलग अलग हो सकता है, एक्सटेंशन डिपेंड करता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग में। तो बच्चों ज्यादा स्टिफनेस होगी तो एक्सटेंशन कम होगा या एक्सटेंशन ज्यादा होगा? मान लो मैं बोल दूं कि K1 की वैल्यू ज्यादा है K2 से, मतलब पहली वाली स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है दूसरी वाली स्प्रिंग से, तो बताओ x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा? कौन ज्यादा होगा कौन? x2 बड़ा होगा बेटा, है ना। तो जो स्प्रिंग ज्यादा ज्यादा स्टिफ होगी ऑब्वियस सी बात है उसमें एक्सटेंशन कम होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर बच्चों मैं जो थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक बार बोल के लिखवा दूंगा आपको। हम्म, क्या नहीं समझ में आया बेटा? कुछ भी। हाँ हाँ अगर दोनों स्प्रिंग का कांस्टेंट सेम आए हाँ हाँ, तो K ही आना चाहिए।
दोनों का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम मानेंगे तो सेम मतलब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम मानेंगे तो सेम नहीं आएगा के इक्विवेलेंट, आधा हो जाएगा k/2। अब बेटा कुछ भी नहीं आया ऐसे नहीं, कुछ तो मतलब देखिए मैं फिर से सिचुएशन आपको बताता हूँ। दो स्प्रिंग है जिनका इक्विवेलेंट k1 k2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 है, इन दोनों को हटा के एक स्प्रिंग लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए कि वो इन दोनों के जैसा बिहेव करे, ये हम चाहते हैं करना। तो मैंने आपको बताया कि जैसे आप ये ब्लॉक कनेक्टेड था, इसको x डिस्प्लेसमेंट करा, उसी तरह यहां जो ऊपर वाली स्प्रिंग में कनेक्टेड था, जो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके ये लगाना चाहते हैं, उसको भी x डिस्प्लेस करा। क्योंकि हम चाहते हैं कि इन दोनों की तरह ही ये बिहेव करे, इसका मतलब जितना इनमें टेंशन होगा उतना ही ऊपर वाली में टेंशन होना चाहिए। तो ऊपर वाली में टेंशन T, इन दोनों में भी टेंशन T। अच्छा, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग को तो दोनों में टेंशन सेम आता है। तो इसमें भी टेंशन T है, इसमें भी टेंशन T है, इसमें भी टेंशन T है। अब मान लीजिए आपने इसको x डिस्प्लेस करा, तो इसमें एक्सटेंशन x1 हुआ, इसमें एक्सटेंशन x2 हुआ, तो जो नेट एक्सटेंशन है वो दोनों के सम के बराबर होगा, x बराबर x1 प्लस x2 होगा, है ना। कुछ इसमें आया होगा, कुछ एक्सटेंशन इसमें, लेकिन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल एक्सटेंशन के बराबर होगा। तो x की जगह रख दिया t डिवाइड बाय k इक्विवेलेंट, और x1 की जगह रख दिया t डिवाइड बाय k1 और t डिवाइड बाय k2। क्यों लिखा? क्योंकि हुक्स लॉ कहता है रिस्टोरिंग फोर्स बराबर kx, तो k बराबर t डिवाइड बाय x, तो x1 बराबर t डिवाइड बाय k1, x2 बराबर t डिवाइड बाय k2, सब्स्टिट्यूट कर दिया। बच्चों हाँ बिल्कुल, बच्चों मैं नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं आपको, लिख लीजिए। पहला पॉइंट, जब भी स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट होंगी जब भी स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट होंगी उनमें टेंशन सेम होगा। जब भी स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट होंगी उनमें टेंशन सेम होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन अलग अलग हो सकता है। स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन अलग अलग हो सकता है। कॉमा, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, बच्चों ऐसे लिख लीजिएगा कॉमा के बाद, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, कॉमा करके एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मतलब बच्चों देखो, जितना ज्यादा स्टिफनेस होगा, जितना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, उतना कम एक्सटेंशन होगा। बाकी बच्चों आपको देखिए मैंने लिखवा दिया है थ्योरेटिकल पॉइंट, आपको सारे समझ में आ जाए बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ में आते हैं तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला तो एकदम याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ये बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी मैं आपको एक केस कराता हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कैपेसिटर है, बन जाएगा एग्जैक्टली। मान लीजिए बच्चों एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, और ये दोनों कॉमन वेट से कनेक्टेड है। इसका स्टिफनेस मान लेते हैं K1, इसका स्टिफनेस मान लेते हैं K2, ठीक है। ये सिचुएशन है, ये मास m है। तो इन दोनों स्प्रिंग की जगह बच्चों हम लोग एक स्प्रिंग लगाना चाहते हैं जो इस m मास के ब्लॉक को सपोर्ट करे, ठीक है।
मान लेते हैं बच्चों इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है, तो हमें के इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमारा एम क्या है कि इन दोनों स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लगाएं जो एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करे जैसा ये दोनों स्प्रिंग मिलके कर रहे थे। तो बच्चों देखिए, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो ध्यान रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटेंशन रिमेन्स सेम। कहने का मतलब बच्चों एक्सटेंशन सेम रहेगा, ठीक है, जितना इलॉन्गेशन इसमें होगा उतना ही इलॉन्गेशन इसमें होगा, है ना। ब्लॉक को जैसे आप हैंग करेंगे तो बराबर ही एक्सटेंशन होगा, ठीक है। टेंशन अलग अलग होगा। मान लीजिए बेटा इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है, तो टेंशंस अलग अलग होंगे, टेंशंस अलग होंगे, दोनों स्प्रिंग में बच्चों टेंशन अलग होंगे, ठीक है। और T1 और T2 की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, T1 प्लस T2 मिलके बेटा mg को सपोर्ट करेंगे, है ना। जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल होगा उसको बैलेंस कर रहे होंगे T1 और T2। इस वाली स्प्रिंग में आप देखिए, तो इस वाली स्प्रिंग में बच्चों यही हो रहा है, जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऊपर जो स्प्रिंग में टेंशन जनरेट हुआ है, मान लीजिए मैं इसको T बोल देता हूं, तो जो स्प्रिंग का टेंशन है वो ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो T1 प्लस T2 बराबर Tk हो जाएगा, ठीक है। T1 की वैल्यू लिखेंगे बच्चों तो आप लिखेंगे K1 इंटू एक्स, T2 की वैल्यू लिखेंगे आप बेटा तो K2 इंटू एक्स, और T की वैल्यू लिखेंगे तो वो हो जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो यहां से बच्चों x x x कैंसिल हो जाएगा, जो K इक्विवेलेंट ऑफ द स्प्रिंग आ जाएगा वो K1 प्लस K2 आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा K1 प्लस K2, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। दोनों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट के, तो आप नोट कर लीजिए पैरेलल अरेंजमेंट भी, फिर हम कुछ सवाल कर लेंगे इसी पे। स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है तो यहाँ पे देखो जैसे आप ब्लॉक को हैंग करोगे ना, ठीक है, ब्लॉक को हैंग करके रिलीज करोगे तो जितना डिस्प्लेसमेंट इस वाली स्प्रिंग में होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस वाली स्प्रिंग में होगा, ठीक है। अब स्टिफ हुई और कोई कम स्टिफ हुई, पैरेलल केस में उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पैरेलल के केस में एक्सटेंशन सेम रहेगा, मतलब ब्लॉक आपका हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ठीक है। कोई रोटेशन कुछ नहीं कंसीडर करेंगे, जैसे ही आप रिलीज करोगे ब्लॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आएगा, ठीक है। कोई एंगुलर हो रहा है। नहीं, कोई एंगुलर या कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं समझ रहा हूं आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ऐसा हो जाए तो, है ना, कि एक में एक्सटेंशन ज्यादा है, एक में। रोटेशन नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन होगा ब्लॉक का, ओके। ओके सर। तो सर हम्म सर अगर मान लो दोनों स्प्रिंग में से अगर आप जिसका K0 हो तो K0 मतलब कोई स्टिफनेस ही नहीं है ना। हाँ हाँ, तो कोई स्टिफनेस नहीं है तो फिर वो स्प्रिंग ही क्या हो गया, है ना। कोई स्टिफनेस नहीं है K0, तो K0 का मतलब हो गया 0 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर एक्सटेंशन के लिए कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। कोई सेंस नहीं बनता ना उस चीज का कि आपको K0 का मतलब हो गया कि एक्सटेंशन के लिए कोई फोर्स ही नहीं लगाना पड़ रहा, तो फिर क्या ही है वो। बोलिए। तो वो रॉड हो जाएगा ना वो। नहीं, रॉड भी K0 पे रॉड हो जाएगा। देखो रॉड का तो ऐसा हो गया कि K इनफाइनाइट हो जाएगा ना रॉड का, क्यों कि उसमें एक्सटेंशन ही नहीं हो रहा है ना, तो मतलब आप इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा 1 मीटर एक्सटेंशन के लिए। जैसे K0 मतलब कि कुछ फोर्स ही नहीं लगाना है एक्सटेंशन के लिए। बोलिए। हाँ, बहुत ज्यादा लूज कोई ऑब्जेक्ट हो, ऐसे ही ऑब्जेक्ट हो, बताता हूं। K0 का मतलब हो गया कोई ऐसा चीज जो बहुत लूज हो, मतलब आप उसमें बहुत कम ही फोर्स लगाओ तब भी एक्सटेंशन हो जाए, मतलब ऐसा। K बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा स्टिफ, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके डिफॉर्मेशन के लिए। जितना कम K मतलब उतना कम फोर्स में डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो रॉड बन जाएगी, जैसा मतलब कोई एक्सटेंशन ही नहीं होगा कितना भी फोर्स लगाते जाओ। हाँ, टेंशन अलग अलग इसलिए होगा बेटा कि एक्सटेंशन सेम
है ना, क्योंकि कोई रोटेशनल इफेक्ट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि जैसे रिलीज करेंगे वो नीचे आएगा, केवल ट्रांसलेटरी मोशन है। तो नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा तो सेम एक्सटेंशन होगा, और K1 K2 अलग अलग है, ठीक है, तो एक्सटेंशन सेम होगा और दोनों की स्टिफनेस अलग है, तो दोनों में टेंशन अलग होगा, ठीक है। ओके सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, बोलिए। सर जो सीरीज वाला था उसमें भी तो केक की वैल्यू तो फिर टेंशन कैसे सेव होगा? मासलेस है ना, मासलेस है, ठीक है। सर उसमें उस वो मास्टर था उसमें तो हम्म, मतलब पहले वाले में तो मास्टर होगी। अरे तो राजा बेटा उसमें एक्सटेंशन सेम है ना, दोनों को कंबाइन मत करो, दोनों सिचुएशन अलग अलग है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, इसमें एक्सटेंशन सेम है क्योंकि हम कुछ रोटेशनल इफेक्ट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, केवल ट्रांसलेशन कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन सेम होगा। एक्सटेंशन सेम है, स्टिफनेस अलग अलग है, तो टेंशन अलग अलग होगा। इसमें टेंशन सेम होने का कारण ये है कि एक ही स्प्रिंग है, ये देखो थ्रू आउट एक ही स्प्रिंग है ना, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, और मासलेस है, तो जो यहाँ टेंशन है वो यहाँ टेंशन है। यहाँ पे स्प्रिंग सेम ही स्प्रिंग नहीं है, दो अलग अलग स्प्रिंग है, तो दो अलग अलग स्प्रिंग है, दोनों में अलग अलग टेंशन होगा। ओके सर। बच्चों एक सवाल लेता हूं, बहुत आसान सा, गड़बड़ नहीं करना भाई, बहुत सिंपल सा सवाल, केवल आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कि आप प्रैक्टिस कर लो। बच्चों तीन स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं एज शोन इन द फिगर, 100 न्यूटन पर मीटर, 50 न्यूटन पर मीटर, 25 न्यूटन पर मीटर के इक्विवेलेंट बताना है आपको सिस्टम का, और अगर इस ब्लॉक का मास 2 kg है तो टेंशन कितना होगा हर स्प्रिंग में, ये भी बताना है। ओके ठीक है, सर तो के इक्विवेलेंट कितना आ रहा है इसके लिए, 100/7। बच्चों सबका आ रहा है 100/7 न्यूटन पर मीटर। यस सर सर चलिए ठीक है, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं बच्चों इसको, फिर देखते हैं कितने बच्चों का सही है। 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/25। हाँ बच्चों, के इक्विवेलेंट बराबर 100/7 न्यूटन पर मीटर आएगा। कितने बच्चों का सही था, एक बार हाथ उठा दो, पहला वाला। गड़बड़ था क्या बच्चों, ये कोई डाउट इसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन, अच्छा बच्चों हर एक में टेंशन सेम रहेगा या अलग अलग होगा टेंशन, और कितनी वैल्यू रहेगी? 2 mg, मतलब हाँ 20 न्यूटन है ना, तो 2 किलो का मास है तो 2g यानी 20 न्यूटन रहेगा। चलिए बच्चों अगला वाला केस है, उसमें भी आपको के इक्विवेलेंट बताना है। 30 न्यूटन आएगा। सीरीज है बच्चों या पैरेलल है? कैसे पता चला बेटा पैरेलल है? तो डिफरेंस अलग अलग स्ट्रिंग है, और आप ऐसे भी सोच सकते हो बच्चों कि जैसे आप अगर इसको 4 kg को डिस्प्लेस करेंगे ना ऐसे, है ना, इसकी इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन पे लाएंगे, सॉरी, इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन पे लाएंगे, तो देखिए जितना इसमें एक्सटेंशन हो रहा है उतना ही उसमें कंप्रेशन हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक्सटेंशन या कंप्रेशन सेम है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सबको पता है, सीधा सीधा जोड़ देते हैं K1 प्लस K2, तो K1 की वैल्यू है बच्चों 10, K2 की वैल्यू है 20, 10 प्लस 20 हो गया 30, 30 न्यूटन पर मीटर। चलिए लिख लीजिए बच्चों।
अगला कॉन्सेप्ट पढ़ें बच्चों, अगला करें। नो सर, सेकंड केस में टेंशन क्या बेटा? थैंक यू सर। थैंक यू का है भैया अभी? क्या बोल रहे बेटा, फिर से बोलिए। सेकंड केस में टेंशन फाइंड कर सकते हैं ना, जितना डिस्प्लेस किया गया होगा। मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि x बराबर 0.1 मीटर डिस्प्लेस किया है, तो अगर आप x बराबर 0.1 मीटर डिस्प्लेस करेंगे तो आप इसमें टेंशन निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? k1 इंटू 0.1 kx होता है ना, इसमें भी निकाल सकते हैं टेंशन। t2 बराबर 20 इंटू 0.1। उसके लिए टेंशन निकालने के लिए फिर आपको ये बताना पड़ेगा डिस्प्लेस कितना किया है उसको। बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए। सर हाँ हाँ, हमने पहले वाले केस में 20 पहले वाले केस में t इज इक्वल टू 20 न्यूटन निकाला, राइट। सर मैंने इतना वैल्यू दे हाँ, अब देखो तुम जैसे निकालना चाहो अगर कि पहले वाले में एक्सटेंशन कितना आया। बच्चों पहले वाले में एक्सटेंशन अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? सबसे ऊपर वाली स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा? कोई मेरी मदद करेगा? हाँ बोलिए बोलिए। क्या क्या कितना होगा पहली वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन? हाँ 20 डिवाइडेड बाई 100, बोलिए सही है ना बच्चों? और दूसरी वाली में कितना होगा? दूसरी वाली में कितना होगा बेटा? हाँ 20 डिवाइडेड बाई 50। और तीसरे वाले में कितना हो जाएगा बेटा? 20 हाँ 20 डिवाइड बाई 25 ना। तो इस तरह से आप हर एक में एक्सटेंशन निकाल सकते हो। टोटल एक्सटेंशन पूछा जाएगा तो तीनों को जोड़ दोगे, सही है। या टोटल एक्सटेंशन निकालने के लिए तीनों को जोड़ दो, या टोटल एक्सटेंशन निकालने के लिए के इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो कि x अपॉन टोटल टेंशन डिवाइड बाय के इक्विवेलेंट। टेंशन 20 है। स्प्रिंग फोर्स पूछेगा तो हर एक का स्प्रिंग फोर्स सेम ही है, 20 न्यूटन है। मतलब टोटल स्प्रिंग फोर्स पूछेगा ब्लॉक पे कितना है तो 20 न्यूटन है। हर एक स्प्रिंग में टेंशन पूछेगा तो 20 न्यूटन है। हर एक स्प्रिंग का एक्सटेंशन पूछेगा तो निकाल लिया है। टोटल एक्सटेंशन पूछेगा तो सबको जोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्प्रिंग फोर्स बराबर 20 न्यूटन होगा। देखो ना, अगर 20 न्यूटन से कुछ ज्यादा कम हुआ तो ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा ना। नहीं 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 आएगा। के इक्विवेलेंट इंटू एक्स करो, टेंशन सेम आएगा, 20 ही आएगा। कैसे अलग आएगा? के इक्विवेलेंट 100/7 है और एक्स की जगह क्या रखोगे बोलो? ये सब जोड़ के। चलिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। होपफुली सबने नोट कर लिया होगा ये। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों कुछ ऐसा है, अगला कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि बच्चों जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर आप बच्चों स्प्रिंग को कट कर दोगे, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मुझे निकालना है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है। कहने का मतलब बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब मान लीजिए बच्चों मैंने इसको बीच में से कट कर दिया दो हिस्सों में, ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया। पहले लेंथ मान लीजिए एल थी, कट करने के बाद ये लेंथ L/2 हो गई और ये भी लेंथ L/2 हो गई। तो हर इंडिविजुअल पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 2K हो जाएगा। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और अगर आपने स्प्रिंग को कट किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जितना छोटी स्प्रिंग होगी उतनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी। अब इसमें बच्चों हम इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि जब जैसे स्प्रिंग को कट कर रहे हैं तो और कोई फैक्टर नहीं चेंज हो रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस टाइप का कुछ चीज चेंज नहीं हो रहा है। स्प्रिंग है, सिंपल कट किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 12 है। जितनी छोटी स्प्रिंग होगी उतनी ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो बच्चों एक नोट करके ये या हेडिंग के फॉर्म में ही लिख लीजिए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। और अगर स्प्रिंग को कट करते हैं, एक एग्जांपल लिख लीजिए, फिर मैं कुछ सवाल कराता हूं आपको इस पे। लेंथ कम हो जाएगी मतलब?
नहीं नहीं, जितना छोटा लेंथ होगा उतना के की वैल्यू ज्यादा होगी। बच्चों अगर लिख लेना ये थ्योरी, तो अगला सवाल है कि एल नॉट लेंथ की स्प्रिंग है, उसको दो हिस्सों में कट किया गया है सच दैट जो लेंथ का रेशियो है वो 1:3 है। तो हर एक पार्ट का के कितना होगा? ओके यस सर। ठीक है। हो गया बच्चों सबका? ठीक है। क्या क्या आ रहा है? लेफ्ट वाले पार्ट का कितना आ रहा है? 3K और इसका वाले का के। ठीक है, किसी को डाउट है बच्चों इसमें? ठीक है। अब इसमें जैसे बच्चों अगर आपको एक स्टेप और आपसे कैलकुलेशन कराना चाहेगा तो बोल देगा कि जो कट वाले पार्ट्स हैं उनको सीरीज में लगा दिया गया है, या जो कट वाले पार्ट्स हैं उनको पैरेलल में लगा दिया गया है, तो जो नया के इक्विवेलेंट है उसको ओरिजिनल स्प्रिंग के से कंपेयर कर लो। तो कर लोगे अगर एक आध स्टेप और इसमें आ गया तो? ठीक है, थोड़ा सा बच्चों एक थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कर ही लेते हैं इसको। अब ये जो दो स्प्रिंग बन गई बच्चों हम लोग की के और 3K की, इनको एक बार सीरीज में लगाया गया है और एक बार पैरेलल में लगाया गया है। तो सीरीज वाले का रेशियो आपको बताना है ओरिजिनल के से, और फिर पैरेलल वाले के की वैल्यू की बतानी है आपको ओरिजिनल के से। ये रेशियोज भी बता दो आप। एक बार सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं दोनों पार्ट को, एक बार पैरेलल में। सर सीरीज के लिए 3/4 और पैरेलल 4। ओके यस सर 3/4 और 4। ओके। हाँ हाँ बोलिए। हाँ कैसे रेजिस्टेंस के कैसे? हाँ बन सकते हैं बेटा, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन जैसे वही है कि बना देंगे, है ना, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। जैसे कोई केस है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा कनेक्ट कर दिया, फिर इस प्लेटफॉर्म से दो ऐसे कनेक्ट कर दिए, और फिर एक ऐसे कनेक्ट करके इससे ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। तो अब इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं बच्चों, कर तो सकते ही हो ना तुम लोग। ये बच्चों कर पाओगे ये? बताओ कैसे कैसे सॉल्व होगा फिर। ये मान लो कि मैं इसको बोल देता हूं कि हाँ ये पैरेलल हो जाएगा, फिर उसके साथ सीरीज हो जाएगा, है ना, कर लोगे ना? ठीक। अच्छा जो सीरीज पैरेलल में, इसमें देखो जरा, अगर सीरीज और पैरेलल में हम लोग करेंगे तो हमारा के और 3K आया है। सीरीज के लिए बच्चों अगर हम लोग के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालें सीरीज के लिए, तो प्रोडक्ट अपॉन सम कर देंगे, प्रोडक्ट 3K², तो 3K/4 आ जाएगा ना बेटा। कैसे ये और ओरिजिनल के है, तो जब रेशियो लेंगे बेटा तो 3/4 आ जाएगा ना। आपका भी बच्चों ये है सीरीज के लिए, आ गया सर। और पैरेलल के लिए सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो 3K + K 4K हो जाएगा, और ओरिजिनल के है तो ये भी कैंसिल होके क्या 4 ही बचेगा। सर एक बार देखिए सीरीज के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए प्रोडक्ट अपॉन सम करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन सम, है ना, K1 K2 डिवाइड बाय K1 + K2। तो यहां पे देखो 3K और K है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3K², और सम कितना हो जाएगा 4K, तो 3K/4 बचेगा।
और फिर उसको चूंकि ओरिजिनल के से रेशियो लेना है तो के से फिर से डिवाइड करेंगे, तो के से के कैंसिल, 3/4 बचेगा। और हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दोनों जुड़ जाएंगे तो 3k प्लस के 4k आ जाएगा, फिर जब रेशियो लेंगे ओरिजिनल के से कैंसिल हो जाएगा तो 4 होगा। तो पहले वाले का आंसर 3/4, दूसरे वाले का आंसर 4 आएगा। क्लियर है बच्चों सबको? बोलिए बेटा। सर मैं पूछ रहा था सर कि जब आपके नंबर से टेस्ट हो जाएगा जब हमारा सर, तो आप आपके क्वेश्चन फिर रिवाइज जो तुम लोग बोलोगे वैसा करेंगे। मेरा मेरा तो यही, हाँ मेरा तो यही रहेगा कि एक बार सिलेबस खत्म होगा तो फिर जितने ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना बेहतर रहेगा ना। यस सर क्वेश्चन हाँ हाँ बिल्कुल। दंगल, अच्छा हाँ यार, दंगल का यार कुछ स्पेसिफिकेशन, मतलब दंगल का दंगल और सब्जेक्ट में हो गया क्या एक आध बार? केमिस्ट्री बायो में हो गया। केमिस्ट्री बायो में हो गया है। बॉटनी और जूलॉजी में हो गया है। मैं इसलिए पूछा था कि अगर हो गया है तो कुछ मतलब कुछ एक्चुअली ऐसा इशू आ रहा था कि टेक्निकल एंड पे थोड़ा टाइम लग रहा था, तो अगर कुछ सब्जेक्ट में हो गया है इसका मतलब हमारे पास अब सुविधा है कि उसको करा पाएंगे, तो मैं बिल्कुल करा लूंगा फिर, है ना। दंगल बिल्कुल कराएंगे, दंगल में क्या है पूरा रिवीजन हो जाता है ना, सही रहता है ना दंगल, तो बिल्कुल दंगल कर लेंगे। शायरी यार थोड़ा भैया, शायरी वायरी आती नहीं है यार। हाँ 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 बोलो बोलो। सर आपने सुना दीजिए सर। स्क्रीन कट करने का क्वेश्चन किया, हाँ हाँ तो सर आपने इसके दो वो जो निकाले थे वो 3 के और ये, राइट। पर सर जब वो पूरी एक स्प्रिंग थी तो उसका के था, पर जब हमने इसको कट किया तो 3 कैसे? रुको एक सेकंड, मैं तुम, हाँ एक सेकंड रुक जाओ। हाँ मैं एक बार कर देता हूँ पूरा सॉल्व ना। तो देखो जो k है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L नॉट होता है, तो ये k बराबर हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट लगा देंगे C/L नॉट, और 1:3 है, तो अगर ये पूरा L नॉट है बेटा तो ये हो भैया 3L0/4 होगी ये लेंथ, और ये लेंथ L0/4 होगी, है ना। अगर 1:3 में कर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, एक सेकंड बेटा मैं कर देता हूँ बेटा सॉल्व, है ना। अगर ये 1 है तो ये लेंथ होगी L0/4 और ये लेंथ हो जाएगी 3L0/4, तभी 1:3 में कन्वर्ट होगा, सही है। तो अब मान लीजिए मुझे इसकी निकालना है, मैं इस वाले को बोल देता हूँ K1, है ना, मुझे K1 की वैल्यू चाहिए, तो K1 बराबर होगा, K1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो K1 बराबर कांस्टेंट, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो 4/L0 हो जाएगा, ठीक है। और C/L0 K है, तो K1 जो है बच्चों 4K आएगा यार, ठीक है 4K आएगा। और K2 की वैल्यू अगर निकालेंगे, रुक जाओ यार इसको मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, ये वाला हो गया ना, सबने लिख लिया था ना ये, मैं इसको हटा के बच्चों, रेशियो लेके नहीं कर सकते? हाँ आते, उस पे भी आते हैं, पहले बेसिक से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखो कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार भैया। तो अगर k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी k बराबर C/L0, है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो C/L0। अगर मुझे K1 की वैल्यू चाहिए यानी इस वाले स्प्रिंग के हिस्से की वैल्यू चाहिए, तो K1 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के, कौन से लेंथ के, ये जो स्प्रिंग का लेंथ है। अब इस वाले स्प्रिंग के लेंथ की वैल्यू है बच्चों सम कांस्टेंट डिवाइड बाय ये लेंथ कितना है हमारे पास L0/4, 1:3 में कट किया ना बेटा, तो ये L0/4 और ये 3L0/4 बनेगा, L/3 और वैसा नहीं बनेगा, मेरी बात समझ में आ रही है, L0/4 और 3L0/4 बनेगा, तो ये L0/4 बनेगा, तो K1 बराबर हो जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लेंथ, तो लेंथ तो बच्चों L0/4 है तो कुछ इस तरह से होगा, C/L0 C/L0 की वैल्यू K है, तो बच्चों K1 तो यार मेरे हिसाब से 4K आना चाहिए यार, तो 3K नहीं भैया ये 4K होगा, ठीक है भैया सही कर लो इसको, ये 4K होगा, और ये वाला जो स्प्रिंग का हिस्सा होगा, हाँ हाँ उस पे करेंगे, पहले बेसिक से करेंगे, आंसर एक बार पहले बेसिक से लाएंगे, फिर कुछ और रेशियो का यूज करके लाएंगे, ठीक है। तो भैया ये 4K होगा, 3K नहीं होगा, और इस वाले का रेशियो निकालोगे दूसरे वाले का K2 का, तो K2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L0 करोगे तो बेटा फिर से लिखोगे C डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ 3L0/4 है, तो 3L0 ऊपर 4,
तो तुम्हारे पास C बाई एल नॉट की वैल्यू कितनी है? C बाई एल नॉट के है, तो बच्चों ये C बाई एल नॉट के है, तो ये बन जाएगा 4k/3। ठीक है, तो जो रेशियोज बनेंगे यानी जो वैल्यूज आएंगी वो k और 4k/3 आएंगी। तब भी कुछ गलत हो रहा है। अब भी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ सर और फोर क्या? रुक जाओ, एल नॉट बाई 4 और 3 एल नॉट बाई 4 करेंगे तो एल नॉट आएगा, जो आना भी चाहिए। सही है, हाँ तो ठीक है ना, इनका रेशियो, हाँ नहीं नहीं, एक सेकंड में देख, नहीं नहीं सीरीज में है ना बेटा, तो प्रोडक्ट अपॉन सम लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों से आपको जोड़ के ये बनाना है ना तो सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा ना। रिपीट कर दीजिए। कर दूंगा रिपीट। सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए ना, अगर आपको यहां से यहां पहुंचना है तो ये वाली स्प्रिंग और ये स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए ना यहां पहुंचने के लिए, तो इनका सीरीज का कॉम्बिनेशन के बराबर आना चाहिए। तो प्रोडक्ट अपॉन सम करो 4k प्लस 4k/3। ठीक है, तो करोगे तो ऊपर बन जाएगा तुम्हारा 4k एज इट इज लिखने देते हैं, 4k/3 भी एज इट इज लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा बच्चों तुम्हारा 16k/3। तो k/3 से k/3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे 4, देखो k आएगा। तो भैया 4k और 4k/3 आएगा। ठीक है, 3k नहीं बनेगा, मैं फिर से समझाता हूं, गड़बड़ हो गया था यार। 4k और 4k/3 बनेगा, मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं, पूरी चीज जरा ध्यान से सुनिए, गड़बड़ हो गया था ये। एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसके हम लोगों ने दो हिस्से कर दिए, और हिस्से किस तरह से कर रहे हैं कि 1:3 है, मतलब ये वाला लेंथ का हिस्सा 1 है और ये वाली लेंथ का हिस्सा 3 है। ठीक है, 1:3 है। तो अगर ओरिजिनल लेंथ L0 थी और 1:3 में तोड़ा गया है, तो बेटा ये वाली जो लेंथ बनेगी वो L0/4 बनेगी, और जो ये वाली लेंथ बनेगी वो 3L0/4 बनेगी। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या बच्चों? पहले बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये ठीक है ना सबको? ठीक है। उसके बाद देखिए, मैंने बोला कि जो k होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो अगर मैं ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट k मान रहा था और लेंथ L0 मान रहा था, तो मुझे कहना चाहिए कि जो k होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L0 होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे C/L0, तो k बराबर C/L0 होगा। ठीक है, वही चीज बच्चों हम लोग यहां पे भी लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे भी लगाओगे तो आप देखो क्या लिखोगे कि जो मान लीजिए इस वाली स्प्रिंग जो कट के बनी है, छोटी वाली स्प्रिंग, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, तो आप बोलेंगे k1 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसकी लेंथ के, यानी लेंथ है बच्चों L0/4, तो 4/L0 बन जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे बेटा तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट k1 जो हो जाएगा बेटा वो CL0 इंटू 4 हो जाएगा। C/L0 की वैल्यू कितनी है? k, तो k1 की वैल्यू बच्चों 4k आएगा। ठीक है, और सारे बच्चे तुम लोग थोड़ा सा K2 निकाल के बताओ मुझे, जैसे मैंने K1 निकाला है वैसे ही K2 निकाल के बताओ। 4.3k 4k/3। सारे बच्चे जल्दी से K2 निकालिए। अच्छा हुआ बच्चे जिसने भी बताया भाई, थैंक यू, नहीं तो हम लोग गड़बड़ रिजल्ट लिख लेते। हाँ, K2 लिखेंगे बेटा यहाँ पे, तो K2 को भी सेम तरीके से करेंगे, तो बोलेंगे K2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ कितना है बच्चों? 3L0/4 है, 3L0/4 है, तो देखिए K2 जो बन जाएगा वो बन जाएगा 4/3 C/L0, और C/L0 बच्चों आपका K है, तो 4/3K बन जाएगा। ठीक है, अब रेशियो से अगर आप करना चाहते हो तो रेशियो से बच्चों आप ऐसा कर सकते हैं कि के चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा L के, तो आप लिख सकते हैं K1/K2 बराबर L2/L1। ठीक है, ये रेशियो से कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए जब स्प्रिंग कांस्टेंट K है तब लेंथ L0 है, और मुझे निकालना है K1 की वैल्यू जब स्प्रिंग L0/4 हो गई है, तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, जब K है स्प्रिंग कांस्टेंट और मान लीजिए बाद में स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो गया, जब K था स्प्रिंग कांस्टेंट तो बच्चों L0 थी लेंथ, और जब K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट तो L0/4 हो गई है, क्योंकि K1/K2 बराबर L2/L1 है ना। तो अगर आप रेशियो से निकालना चाहें बच्चों तो देखिए K1 की वैल्यू सीधा सीधा 4K आ जाएगी। अगर आप रेशियो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रेशियो का इस्तेमाल करके
ऐसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, वैसे नहीं कर पाएंगे। 3/1 K1 बाई K2, हाँ K1 बाई K2 बराबर 3/1 लिख सकते हो आप, लेकिन वो इन दोनों में रेशियो दे देगा कि K1 और K2 का रेशियो कितना है, वो 3/4 है, तो इन दोनों के रेशियो आ जाएगा। आप देखो K1 ये है, K2 है, इनका रेशियो लो, देखो 1:3 ही आएगा या 3:1 आएगा, ठीक है, इनका रेशियो लोगे तो, बट हाँ तो 3:1 आएगा, ये देख लो आ रहा है 3:1, लेकिन वो इन दोनों का रेशियो आएगा ना, उसको K के बराबर थोड़ी कर देंगे। बच्चों कंफ्यूज हो गए हो क्या तुम लोग? एक सवाल मैं और ले लेता हूं, हाँ कोई बात नहीं, मैं एक सवाल और ले लेता हूं, कंफ्यूजन के साथ घर नहीं, एक सवाल और कर लेते हैं बच्चों, ठीक हो जाएगा फिर, है ना। तो बच्चों सवाल ये है, जो लोग लिख रहे हैं वो लिखते रहिए, मैं यहाँ पे साइड में सवाल लिख देता हूं, जो लोग लिख चुके हैं वो सवाल कर लीजिए। सवाल ये है कि एक स्प्रिंग है, इसका लेंथ L0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको दो हिस्सों में कट कर दिया गया है, और कट इस तरह से किया गया है कि जो रेशियो है वो 2:3 है, रेशियो 2:3 है। तो बताइए अगर K1 और K2 की वैल्यू क्या होंगी? तो पहले बच्चों रेशियो का इस्तेमाल करके लेंथ निकाल लेना, लेंथ निकालने के बाद K1 और K2 का वो कर लेना। बोलिए। ओके चलिए बच्चों, मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं इसको। आई होप सारे बच्चों ने ये वाली कहानी नोट कर ली है। अगर किसी को इसमें भी कंफ्यूजन है बच्चों, तो इस सवाल पे जरा फोकस करिए, ठीक है, इससे आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात बच्चों की, अगर मान लीजिए स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K और लेंथ L0 है, तो जैसे इसको बच्चों दो हिस्सों में कट करेंगे आप, तो 2:3 में कट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले लेंथ निकाल लेना है बेटा। लेंथ निकालेंगे तो ये आएगा 2L0/5, और ये बच्चों आएगा ये 3L0/5। बोलिए ठीक है। 2L0/5, 3L0/5। उसके बाद मान लीजिए मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लेता हूं, तो बेटा मैं लिखूंगा K1/K2 बराबर L2/L1। देखिए बच्चों, कटने से पहले स्प्रिंग को कटने से पहले स्प्रिंग का कांस्टेंट K था तो K लिख दिया, कटने से पहले स्प्रिंग की लेंथ L0 थी तो बच्चों L0 लिख दिया, K1 L1। K2 कटने के बाद स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मैं K1 मान रहा हूं तो वो लिख दिया, कटने के बाद बच्चों स्प्रिंग का जो लेंथ हो जाएगा वो 2L0/5 हो गया तो वो लिख दिया। बेटा ये देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो जो K1 की वैल्यू है वो 5/2K आ जाएगी। कितने बच्चों का K1 का वैल्यू 5/2K आ गया था, हाथ उठाओ। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। लेंथ पहले, सबसे पहले लेंथ निकाल लें। हाँ बस 1 मिनट दे दो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। लेंथ का रेशियो ले लो 2:3, लेंथ का रेशियो 2:3, तो ये 2L0/5 होगा, ये 3L0/5 होगा, ये है ना। उसके बाद चूंकि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है ना, इसलिए K1/K2 बराबर L2/L1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो कटने से पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K था तो K रख दिया, कटने से पहले स्प्रिंग का लेंथ L0 था तो L0 रख दिया। बोलो ठीक है। कटने के बाद स्प्रिंग का कांस्टेंट निकालना है तो K1, और कटने के बाद जो उसकी लेंथ है वो 2L0/5 है, ठीक है। हाँ बोलिए। ठीक, K1/K2 अगर बच्चों आपको निकालना है तो आप L2/L1 कर लो, ठीक है। तो K1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? K1 की वैल्यू K है, और क्या था, K2 हमें निकालना है, ठीक है। कटने से पहले बच्चों लेंथ L0 है, कटने के बाद 3L0/5 है, ठीक है, कैंसिल कर दो तो K2 की वैल्यू आ जाएगी 5/3K, ठीक है।
चलिए बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। डीपीपी भी देखो आज नहीं हो पाई, कल डीपीपी डिस्कशन करना। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर ये सर्कुलर मोशन कब कराओगे सर, उसका मोशन का? सर्कुलर मोशन कराऊंगा बेटा, मैंने तुम लोगों ने बीच में पूछा तो था, करा दूंगा बच्चों, सब कराऊंगा, है ना। एनएलएम खत्म होगा उसके बाद सर्कुलर मोशन करा दूंगा, ठीक। हाँ ऑब्वियसली, कैसे कर पाएंगे उसके बिना। ओके ओके बच्चों, थैंक यू। बोलिए। बाय सर। बाय बेटा। मुझे बता दीजिए केवल में 12 बताया, हाँ हाँ तो सर उसका उल्टा करके बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ठीक है। समय नहीं है ना आज। ओके थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू।